Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our 20th lecture, and this lecture will cover a few very important metrics called performance or error metrics. Here you can see the list of metrics which we are going to talk about in today's lecture, like accuracy, precision, recall, F1 score and specificity. हर एक को आप एक डिफरेंट कह लें कि प्रॉब्लम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में या एक डिफरेंट सिचुएशन में आप किस पर्टिकुलर मेट्रिक को प्रेफर करते हैं और उसको वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे जी कुछ इस हवाले से भी, और इन मेट्रिक्स को कैसे कंप्यूट करते हैं ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक अगर हमारी क्लास जो है वो एक बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो ये एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा जी। और इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा इसे देखें तो आपको कुछ एब्रीविएशंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं, लाइक दिस इज़ TP। तो TP स्टैंड्स फॉर ट्रू पॉजिटिव, ठीक है जी। ट्रू पॉजिटिव। इसी तरह से FP स्टैंड्स फॉर false positive, FN stands for false negative and TN stands for true negative। और अगर आप इसे रो वाइज देखें तो जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है ये उस पर्सपेक्टिव से हम इसको देख रहे होंगे रो वाइज, जबकि जो एक्चुअल उन सैम्पल्स डेटा सैम्पल्स की जो एक्चुअल क्लासेस डेटा सेट में गिवन है उस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इसे कॉलम वाइज देखेंगे। तो चूँकि देयर आर ओनली 2 क्लासेस तो कॉलम वाइज भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगी या 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कोई अगर डेटा सैंपल है तो एक्चुअली डेटा सैंपल में वो पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहा है या कि नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह से रो वाइज भी हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी कि जो कोई डेटा सैंपल है उसके बारे में हमारा जो मॉडल प्रेडिक्शन दे रहा है क्या वो पॉजिटिव है या कि नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास सपोज़ जो डेटा सेट है उसके अंदर 100 सैम्पल्स हैं, यानी मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो M है मेरे पास उसकी वैल्यू है 100, ठीक है जी। और इन 100 सैम्पल्स में से लेट्स से कि 60 ऐसे हैं जो एक्चुअली पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करते हैं और 40 ऐसे हैं जो एक्चुअली नेगेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं। तो उस एतबार से कॉलम वाइज यहाँ पे यानी अगर TP को ऐड किया जाए FN में तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल सम आना चाहिए वो 60 होना चाहिए। क्यों 60 होना चाहिए? क्योंकि ये कॉलम जो है, ये जो कॉलम है ये पॉजिटिव सैम्पल्स को डिनोट कर रहा है जो एक्चुअली पॉजिटिव है। तो चूंकि एक्चुअली हमारे पास 60 सैम्पल्स हैं जो पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 60 आना चाहिए। और इसी तरह से अगर FP और TN को हम ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल सम आना चाहिए वो 40 आना चाहिए। क्यों 40 आना चाहिए? क्योंकि हमारे डेटा सेट में 40 सैम्पल्स ऐसे हैं जो नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो सेकंड कॉलम है या कॉलम वाइज अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके ये डिनोट कर रहा है टोटल एक्चुअल नेगेटिव्स को, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 40 आना चाहिए। तो एक तो ये हमारे पास बड़ी एक कह लें कि इस पर्सपेक्टिव से ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एक्चुअल डेटा सैम्पल्स जिस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं उस एतबार से हमारे पास फर्स्ट कॉलम का सम क्या आना चाहिए और सेकंड कॉलम का सम क्या आना चाहिए। इसी तरह से अगर आप प्रिडिक्शंस के एतबार से बात करें तो लेट्स से कि 100 में से हमारा जो मॉडल है उसने 70 को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया और 30 को नेगेटिव प्रिडिक्ट किया। तो अगर हम रो वाइज देखें, इन रो वाइज इस TP और FP को प्लस करें तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 70 आना चाहिए, क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो 70 सैम्पल्स को पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहा है। और रो वाइज अगर हम देखें तो हमारी प्रिडिक्शंस आ रही हैं या प्रिडिक्शंस के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम रो वाइज इस सेकंड रो को हम ऐड करें
तो चूँकि हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो 30 सैम्पल्स के लिए नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सम है वो 30 आना चाहिए। ये तो एक बड़ी लाजमी बात है कि अगर हमारी प्रेडिक्शंस कुछ ऐसे हैं कि 70 को हम पॉजिटिव कह रहे हैं और 30 सैम्पल्स को हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं, तो फिर कुछ इस तरह से हमारे पास सम आना चाहिए रोज़ का। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इन सेल्स के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो फिर किस तरह से आएंगी। तो ये डिपेंड करता है जी कि कितने ऐसे पॉजिटिव थे जिनको हमने वाकई में पॉजिटिव डिक्लेयर किया। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने कहा कि टोटल तो एक्चुअली 60 सैम्पल्स जो थे, जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव क्लास को एक्चुअली बिलोंग कर रहे थे। तो इन 60 में से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 50 सैम्पल्स को हमारे मॉडल ने करेक्टली प्रिडिक्ट किया कि ये पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 50 आ जाएगा जी, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास 50 आएगा कि हमारा मॉडल जो वाकई पॉजिटिव हैं उनमें से 50 को सही प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो पॉजिटिव है। इसी वजह से हम इसे ट्रू पॉजिटिव कह रहे हैं। ट्रू मीन्स के ये हमारी प्रेडिक्शन दुरुस्त है, और P मीन्स हमने प्रेडिक्ट किया है पॉजिटिव उसको, ठीक है जी। इस वजह से यहाँ पे 50 आएगा। अब इसी तरह अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें कि फिर यानी हमने टोटल जो 60 थे उनमें से 50 को हमने कहा कि वो 50 ऐसे थे जिनको हम वाकई पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। जबकि हम टोटल 70 को पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 20 सैम्पल्स ऐसे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव जो कि एक्चुअली पॉजिटिव क्लास को बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है जी। यानी कि हमने कहा कि हमारी टोटल 70 प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, लेकिन उनमें से 50 ऐसी हैं जो कि वाकई पॉजिटिव थे जिनको हमने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया। तो इसका मतलब फिर 20 हम ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो कि एक्चुअली नेगेटिव क्लास को डेटा सेट में बिलोंग करते थे। तो उसको हम फिर कहेंगे कि वो हमारी प्रेडिक्शन गलत है, लेकिन हम उन्हें प्रेडिक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, तो इस वजह से हम उन्हें फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे। फॉल्स इसलिए कि हमारी प्रेडिक्शन गलत है, लेकिन हम उन्हें क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, तो इस वजह से वो फॉल्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास वो 20 आ जाएगा कि ये वो सैम्पल्स हैं जो कि एक्चुअली पॉजिटिव क्लास को बिलोंग नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा मॉडल उन्हें पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इस वजह से इनका जो टोटल सम है वो आप अब देख सकते हैं रो वाइज 70 आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जी नेगेटिव प्रेडिक्शंस की, कि जिनको हमारा मॉडल वाकई नेगेटिव कह रहा है। तो हमारा मॉडल जो है वो 30 सैम्पल्स को नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है। ये एक तो ये चीज़। अब 30 सैम्पल्स को अगर हमारा मॉडल जो है वो नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, तो इसमें अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कितनों को जो हमारा मॉडल है वो सही नेगेटिव कह रहा है। यानी एक्चुअली तो अगर आप देखें तो डेटा सेट के अंदर कितने नेगेटिव्स थे, 40 सैम्पल्स नेगेटिव थे एक्चुअली। तो उस 40 में से तो 20 ऐसे नेगेटिव हैं जिनको हमने पॉजिटिव कह दिया और वो फॉल्स पॉजिटिव में आ गए। जैसे अभी हमने बात की कि हम उन्हें पॉजिटिव कह रहे थे लेकिन वो एक्चुअली नेगेटिव थे, तो 20 तो वो निकल गए। इसका मतलब बाकी हमारे पास कितने बचे, बाकी हमारे पास 20 ऐसे नेगेटिव बचे जिनको हम पॉजिटिव नहीं कह रहे, तो फिर इसका मतलब उन्हें हम वाकई नेगेटिव ही कह रहे होंगे। तो इसका मतलब वो हमारी दुरुस्त प्रेडिक्शंस हैं कि जो वाकई नेगेटिव क्लास को बिलोंग करते थे और हम उन्हें कह भी नेगेटिव ही रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी वो 20 होगी, क्योंकि 20 इसलिए क्योंकि वो 20 सैम्पल्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं और हम उन्हें वाकई नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यानी T इसलिए कि ट्रू हमारी प्रेडिक्शन दुरुस्त है, और N इसलिए कि हम उन्हें नेगेटिव कह रहे हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे ट्रू नेगेटिव। तो अब अगर आप इन दोनों का सम देखें तो हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है जी। अब फाइनली हम बात करते हैं फॉल्स नेगेटिव की, कि कितने ऐसे सैम्पल्स हैं जिनको हम नेगेटिव कह रहे हैं लेकिन वो हमारी प्रेडिक्शन गलत है।
यानी कितने ऐसे नेगेटिव हैं जिनको हम कह रहे हैं कि जी ये कितने ऐसे सैम्पल्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव है, लेकिन हमारी वो प्रेडिक्शन गलत है। तो अगर हम देखें कि टोटल हमारे पास 60 थे, यानी जो एक्चुअली जो पॉजिटिव थे, और उनमें से 50 ऐसे हैं जिनको हमने कहा कि पॉजिटिव हैं और वो वाकई पॉजिटिव थे, जो कि दुरुस्त है। तो इसका मतलब फिर पीछे हमारे पास 10 ऐसे बचते हैं जिनको हम मिस प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, यानी जिनको हम कह रहे होंगे नेगेटिव लेकिन वो असल में पॉजिटिव होंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम फॉल्स नेगेटिव कह रहे हैं क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन है कि ये नेगेटिव हैं जबकि ये एक्चुअली पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से ये फॉल्स हैं। तो यूँ हम इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो एक्चुअल उनकी कह लें कि क्लासेस होती हैं या काउंट्स होते हैं उनके, कि वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और हमारी प्रेडिक्शंस उनके ऊपर फिर क्या आ रही होती हैं, उसके मुताबिक फिर हम इसे फिल करते हैं। तो अगर आप इन दोनों का सम देखेंगे तो ये हमारे पास अब आ रहा होगा 60। तो जैसे अब यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्पैम फ़िल्टरिंग की बात करें, तो स्पैम फ़िल्टरिंग क्या है कि आपने ये क्लासिफाई करके बताना है कि कोई एक ईमेल जो है या जो ईमेल्स हैं क्या वो स्पैम हैं या कि एक रेगुलर नॉर्मल ईमेल्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं यही एग्ज़ाम्पल के ऊपर स्पैम फ़िल्टरिंग को देखना चाहूँ, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव क्लास से मुराद ये है कि वो वाकई स्पैम है, और नेगेटिव क्लास से मुराद ये है कि वो स्पैम नहीं है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100 ईमेल्स हों, तो उनमें से 60 ऐसी हैं जो वाकई स्पैम हैं और 40 ऐसे हैं जो कि स्पैम नहीं हैं, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर से हमने 70 ऐसी प्रेडिक्ट की जिनको हम कह रहे हैं कि जी ये स्पैम है, और 30 ऐसी प्रेडिक्ट की जिनको हम कह रहे हैं कि ये स्पैम नहीं है। तो यूँ आप मैप कर सकते हैं इस चीज़ को, और फिर उसके अंदर फर्दर आप कह सकते हैं कि जी 50 ऐसी ईमेल्स थीं जो कि सचमुच स्पैम थीं और हम भी उन्हें स्पैम ही प्रेडिक्ट कर रहे थे, जबकि यानी ये वाला जो फर्स्ट सेल है उसके मुताबिक, जबकि उसमें 20 ऐसी थीं जो कि जिनको हमने कहा कि स्पैम है, जबकि वो स्पैम नहीं थी, लिहाजा हमारी वो फॉल्स हो गई प्रेडिक्शन। इसी तरह से ये जो 20 है ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि 20 ईमेल्स ऐसी हैं जो कि वाकई स्पैम नहीं थी और हमने भी उन्हें प्रेडिक्ट किया कि ये स्पैम नहीं है, और 10 ऐसी ईमेल्स हैं जो कि एक्चुअली स्पैम थी लेकिन हमने उन्हें कह दिया कि ये स्पैम नहीं है, तो वो फॉल्स नेगेटिव कहलाएंगी। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल को आप इधर फिट करके देख सकते हैं, कैंसर डायग्नोजिंग के आपके पास कोई 100 पेशेंट्स का डेटा है, और यहाँ पे अब पॉजिटिव क्लास क्या है कि वो वाकई कैंसर है पेशेंट को, तो इससे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव क्लास है। यानी 100 पेशेंट्स हैं जिनमें से 60 ऐसे हैं जो कि कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और 40 ऐसे हैं जिनको कैंसर नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हमारा मॉडल जो है वो 70 को प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो उनको कैंसर है, और 30 को कह रहा है कि उनको कैंसर नहीं है। तो यूँ हम मैप कर सकते हैं इस तरह से किसी भी और प्रॉब्लम को, और उसके लिए उसकी एक्चुअल क्लासेस को लेके और उसकी प्रेडिक्टेड कहने के हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं उसको लेके हम एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने अगर एक्यूरेसी निकालनी होगी, अगर हमने प्रिसीजन फाइंड करनी होगी, अगर हमने रिकॉल फाइंड करनी होगी, या जो भी इस तरह के आपके मैट्रिक्स हैं जिनको आप अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उनको हम इस मैट्रिक्स से बआसानी कंप्यूट कर सकेंगे। इसका ये हमें बड़ा फ़ायदा है कि एक दफ़ा हम एक्चुअल क्लासेस और प्रेडिक्टेड क्लासेस की मदद से इसे कंस्ट्रक्ट कर लें तो फिर हम बआसानी ओके। जैसे कि यहाँ पे अब आप एक सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ये है कि अगर वो जो ईमेल्स या पेशेंट्स वाली अभी दो हमने केस स्टडीज़ पर बात की, एग्जांपल्स पे बात की, तो उनमें से कितने ऐसे सैम्पल्स हैं जिनको हम करेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं।
यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टी पी है, कितने ऐसे ट्रू हैं जो वाकई जिनको हम पॉजिटिव कह रहे हैं और वो वाकई पॉजिटिव है, और कितने ऐसे नेगेटिव हैं जिनको हम नेगेटिव कह रहे हैं और वो वाकई नेगेटिव हैं। ये हमारी दुरुस्त प्रेडिक्शंस हैं, यानी कि ये जो दो सेल्स हैं यहाँ पे जो भी काउंट है ये हमारी दुरुस्त वैलिड प्रेडिक्शंस की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप पिछली एग्जांपल देखें तो यहाँ पे था 50, ये 50 था, और यहाँ पे था 20, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 20 था और यहाँ पे 10 था, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास 60 आ रहा था, यहाँ पे 40 आ रहा था, यहाँ पे 70 आ रहा था सम, और यहाँ पे 30 आ रहा था। तो अब अगर आप देखें तो एक्यूरेसी क्या है कि टोटल में से कितने ऐसे हैं जिनको हम सही पॉजिटिव कह रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव, और जमा ट्रू नेगेटिव। तो ये 50 जमा 20 हमारे पास आ गए 70, और टोटल हमारे पास तो हम जानते ही हैं कि आप अगर ये चारों ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव, अगर ये सारे आप जमा कर लें तो आपके पास ये 100 सैम्पल्स हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो इसको अगर आप 100 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.7, ठीक है जी। तो द एक्यूरेसी इज़ 0.7, या सादा लफ्ज़ों में 70% एक्यूरेसी आपको मिल रही है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, जो कि मैंने रैंडमली कुछ एज्यूम की हैं चीज़ें उसके मुताबिक, ठीक है जी। तो एक्यूरेसी बेसिकली हमें एक इस तरह का मेजर है जो ये बताती है कि आपने जिनको करेक्टली पॉजिटिव या करेक्टली नेगेटिव डिक्लेयर किया है वो उसकी और टोटल की रेशो क्या। ओके, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक्यूरेसी कोई बहुत अच्छा मीट्रिक नहीं है। यानी अगर आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, और फिर आप वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी अगर क्लास 1 है तो इससे मुराद के वो पेशेंट को आप कैंसरस डायग्नोस कर रहे हैं, कैंसर डायग्नोस कर रहे हैं, और अगर क्लास 0 है तो आप कह रहे हैं कि पेशेंट को कैंसर नहीं है। यानी क्लास 0 Y0 मतलब प्रेडिक्शन, अगर सॉरी आपकी जो प्रेडिक्शन है, हाइपोथेसिस जो है वो अगर आपका कुछ इस तरह से है कि वो लेस देन 0.5 है तो फिर आप कहते हैं कि ये कैंसरस नहीं है। तो Y0 का मतलब है कि वो जो पेशेंट है वो कैंसरस नहीं है, Y1 का मतलब है पेशेंट इज़ कैंसरस। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक मॉडल बनाना है और आपने ऐसा मॉडल बनाना है कि जिसकी 99% एक्यूरेसी हो, ठीक है जी, यानी 1% उस पर एरर आ सकता है, तो 99% आपने करेक्टली डायग्नोस करना है जी जो कोई भी एक पर्सन है वो कैंसरस है कि नहीं। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि पेशेंट्स जो है वो हमारे पास जितने भी आ रहे हैं लोग, उनमें से, क्योंकि ये बड़ी एक रेयर डिज़ीज़ है तो ऐसा तो नहीं है कि हर दूसरे बंदे को हो, खुदा ना खास्ता, तो यानी अगर हम एज्यूम करें, या जो कि एक्चुअली है, ऐसा है कि एक बहुत बड़े कह लें कि सेट में से बहुत चंद लोगों को ये डायग्नोस होता है, तो अगर ये हम एक परसेंटेज निकालें तो अगर हम कहें कि वो 0.5% है, यानी हर 200 में से एक मरीज़ को, 200 लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं उसमें से एक मरीज़ को ये प्रेडिक्ट हो रहा है, तो इसकी जो हमारे पास फिर कह लें कि परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो अगर हमें एक्यूरेसी, अगर हम मेजर को यूज़ करें इस मकसद के लिए, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, जो प्रोग्राम क्या करे, जो सभी को कहता जाए कि इसे बीमारी नहीं है, इसे बीमारी नहीं है, इसे बीमारी नहीं है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मैं 100 पेशेंट्स लेके आता हूँ या 100 लोगों के ऊपर अपना एल्गोरिदम रन करता हूँ, और एल्गोरिदम क्या है कि जो सभी को बग़ैर किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग किए सिंपली कह देता है कि जी इस पर्सन को बीमारी नहीं है। तो अब देखें, अब 100 में से परसेंटेज कितनी है जिनको बीमारी हो सकती है, एक्चुअली 0.5%। तो हमारा मॉडल अगर 100 के 100 को ही कह दे कि नहीं है, तो इसके गलत होने के चांसेस कितने होंगे, 0.5%। तो जो एक्यूरेसी हमें इससे मिल रही होगी वो मिल रही होगी 99.5%। तो हमें 99.5% एक्यूरेसी मिल रही होगी
अगर हम सिर्फ सिंपली बग़ैर कोई ट्रेनिंग किए, बग़ैर किसी किस्म का कोई प्रोसेस रन किए, सिर्फ ऐसे ही कह दें कि जी जो भी बंदा आए उसे वैसे ही कह दें कि इसको ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि सिर्फ 0.5% को तो वो डिज़ीज़ होती है। तो सिर्फ उनके ऊपर जो एक्चुअली कैंसरस हैं, आपका जवाब गलत होगा, बाकियों को तो है ही नहीं, और आप भी बिना देखे ब्लाइंडली कहते जा रहे हैं कि नहीं है, तो वो दुरुस्त कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें आपका क्या है कि जिनको आप कह रहे हैं कि इनको ये बीमारी नहीं है, तो बेसिकली वो जो यानी जो नेगेटिव जिनको आप कह रहे हैं कि नहीं है और जो वो ट्रू हैं, तो ट्रू नेगेटिव आपके जो हैं वो आपके काफ़ी हाई आएंगे, यानी वो तकरीबन 99.5% आ जाएंगे। और आपका जो इसके अलावा जिसे आप कह रहे होंगे कि नहीं है, जिसे हम फॉल्स नेगेटिव कह रहे हैं कि आप तो नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसे बीमारी है, तो वो जो फॉल्स नेगेटिव है वो आपके सिर्फ आ रहे होंगे 0.5%। तो ये एक ऑटोमेटिकली बिना किसी किस्म के आप कह लें कि हमारी बहुत ज़्यादा उस पर कह लें कि प्रोसेस चलाए बगैर ही आपने एक 99.5% एक्यूरेसी के साथ एक मॉडल आपने बना लिया, और ये मॉडल जो है अब ये सिंपली चल रहा है और बड़ी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये तो कभी भी किसी को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा कि उसे कैंसर है कि नहीं पेशेंट को। तो इस लिहाज से अगर सिक्योर्ड क्लासेस हों, ऐसी क्लासेस हों कि जिसमें एक क्लास के अंदर एक क्लास को बिलोंग करने वाले सैम्पल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो और दूसरी क्लास को बिलोंग करने वाले सैम्पल्स की तादाद बहुत ही कम हो, तो वहाँ पे फिर एक्यूरेसी एक अच्छा मेजर नहीं है, एक अच्छा मेट्रिक नहीं है। तो इन सच सिचुएशन फिर हमें कुछ और मेट्रिक्स को यूज़ करना पड़ता है, लाइक प्रिसीजन और रिकॉल, जो हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिसीजन। Precision is how many of those who are labeled as cancerous or positive are actually cancerous or positive। यानी आपका जो मॉडल है वो जितने सैम्पल्स के लिए पॉजिटिव प्रेडिक्शन कर रहा है कि वो 1 क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, उनमें से कितने एक्चुअली पॉजिटिव हैं, इसको हम प्रिसीजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलें जिस पे हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि हमारा मॉडल जो है जिनको पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है और वो ट्रू भी है, उनकी तादाद तो है 50, और 20 ऐसे पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है जो कि एक्चुअली पॉजिटिव नहीं हैं। तो हमारे पास एक्चुअली 70 प्रिडिक्शंस हैं टोटल, जिनके अंदर हम पॉजिटिव क्लास को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो अगर कैंसरस अगर हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम कैंसरस डायग्नोस कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो 70 अगर हमने पॉजिटिव टोटल प्रिडिक्ट किए हैं मॉडल ने हमारे ने, तो प्रिसीजन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि टोटल ट्रू पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव्स जो वाकई ट्रू हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव्स इंक्लूडिंग फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा कि 50 तो ऐसे हैं जिनको हमारा मॉडल जो है वो कह रहा है कि पॉजिटिव हैं और वो वाकई पॉजिटिव हैं, डिवाइडेड बाई 50 + 20, और 20 ऐसे हैं जिनको हमारा मॉडल कह रहा है कि पॉजिटिव हैं, यानी कि वो कैंसरस हैं, या अगर स्पैम फिल्टरिंग की बात की जाए तो वो स्पैम्स हैं, जबकि एक्चुअली वो कैंसरस नहीं है या स्पैम्स नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 50/70 कुछ इस तरह से। जो कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन हमारे पास बनेगा 0.71 समथिंग। ठीक है जी। तो प्रिसीजन जो हमारी आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 71% के करीब आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रिसीजन जो है वो एक ऐसा मेजर है जो इस बात को अश्योर करता है कि आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं उसके अंदर आप कितने दुरुस्त हैं। ठीक है जी। आपने जो ट्रू प्रेडिक्शन, आपने जो पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की हैं उसमें आप कितने दुरुस्त हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
कुछ ऐसे सिनेरियोज़ जहाँ पे हम नहीं चाह रहे कि जिनको हम पॉजिटिव डिक्लेयर करें या हमारा मॉडल जो है उन्हें पॉजिटिव प्रिडिक्ट करे, तो हम नहीं चाह रहे कि उसके अंदर कोई किसी किस्म की गलती हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक समझ लें एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा आपने एल्गोरिदम लिखा है किसी ऐसे कह लें कि सपोज़ इदारे के लिए जहाँ पे ये डिसाइड किया जाना है कि किसी सपोज़ कोई एक पर्सन है या जो लोग हैं उनके बारे में ये डिसाइड किया जाना है कि क्या वो उन्होंने कोई क्राइम किया है कि नहीं। तो वहाँ पे एक बड़ा कॉमन सा रूल ये है कि आप किसी बेगुनाह को गुनाहगार ना ठहराएं, और बेशक चलें कोई गुनाहगार ऐसा हो जो कि छूट जाए वो एक अलग बात है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी ये बात है कि किसी बेगुनाह को गुनाहगार ठहरा दिया जाए। तो लिहाजा आपका मॉडल अगर वहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि कौन कौन गुनाहगार है, किसने क्राइम किया है सपोज़, तो फिर आप ये समझ लें कि आपके मॉडल की प्रिसीजन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई हो। यानी मॉडल अगर किसी को कह रहा है कि वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, तो फिर वो प्रिसाइज़ हो, यानी कि उसकी प्रेडिक्शंस में जिसको उसने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है वो क्रिमिनल होना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन जो कि एक्चुअली क्रिमिनल नहीं है उसको क्रिमिनल कहीं डिक्लेयर ना कर दिया जाए। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव्स जो हैं वो आपके कम से कम होने चाहिए। ठीक है जी। तो ये बेसिकली प्रिसिजन है जो कि हम कुछ सिचुएशंस में प्रिसिजन हमें रिक्वायर्ड होती है, या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम ये तरजीह देते हैं कि प्रिसिजन जो है उसमें हाई होनी चाहिए आपकी मॉडल की। तो ये एक ऐसा मेजर है जो हम कुछ सिचुएशंस में इसे प्रेफर कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और मेजर है जिसको हम रिकॉल कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, रिकॉल इज़ आल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी। और इसमें क्या है कि जो एक्चुअली कैंसरस हैं, जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं या एक्चुअली स्पैम्स हैं, उसमें से आप कितनों को करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये रिकॉल है। यानी रिकॉल में हम ये देख रहे हैं कि जो असल में क्रिमिनल्स थे या असल में कैंसरस पेशेंट्स थे या असल में जो कह लें कि स्पैम ईमेल थी, आप उसमें से कितने परसेंट को करेक्टली आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। तो इसके लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि हमारा मॉडल जो है तो इसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो एक्चुअली पॉजिटिव हैं वो आपको याद है कि वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एक्चुअली कितने पॉजिटिव थे, यानी इन दोनों को सम करके हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि जी हमारे पास जो मॉडल है या जो प्रॉब्लम है उसके अंदर टोटल यहाँ पे 60 पॉजिटिव थे, एक्चुअली सैम्पल्स पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहे थे, जबकि हमारे मॉडल ने उसमें से 50 को पॉजिटिव ही डिक्लेयर किया था। ठीक है, यानी और हम उसमें ट्रू थे, और 10 को हम नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहे थे और हम उसमें फॉल्स थे। यानी हमारा जो मॉडल है 10 को नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा था, ज़ाहिरी बात है कि वो पॉजिटिव थे तो लिहाजा फॉल्स होंगे इन दैट केस हम, और 50 को पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा था, दैट्स वाई मॉडल जो है वहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका ये है कि जो आपने ट्रू पॉजिटिव कहे हैं डिवाइडेड बाई एक्चुअली जो पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 50 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10, तो हमारे पास टोटल जो एक्चुअल पॉजिटिव हैं वो हमारे पास आ गए 60। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट हमारे पास बन रहा है जी 8 अप्रॉक्सीमेटली 0.83 समथिंग, जो कि शायद 83% के करीब बन रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रिकॉल जो है हमारे इस पर्टिकुलर हमारा जो मॉडल है जिसको हमने ट्रेन किया उसकी रिकॉल जो है वो कोई 83% के करीब आ रही है।
तो रिकॉल कोई ऐसी सिचुएशंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हम कोई भी पॉजिटिव सैंपल जो है हम चाह रहे होते हैं कि उसे हम मिस ना करें। यानी हमारी वहाँ पे ख्वाहिश ये होती है कि हमारे जो मैक्सिमम जो कह लें कि पॉजिटिव्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है जी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास कोई बेशक यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे इक्विपमेंट है या कोई डिवाइसेस हैं और उन डिवाइसेस के अंदर आपने समझ लें कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि किस किस डिवाइस में कुछ पैरामीटर्स की बुनियाद पर कि किस किस डिवाइस में फ़ॉल्ट मौजूद है। तो सपोज़ आपके पास 100 डिवाइसेस हैं तो आप और उसमें से कोई 10-20 के अंदर या 30 के अंदर फ़ॉल्ट मौजूद है तो आप या यूँ कह लीजिए कि डिवाइस की बजाय हम मिसाल ले लेते हैं प्लेन है एरोप्लेन है तो उसमें उसको उड़ाने से पहले ये चेक किया जाता है कि इसमें कोई फ़ॉल्ट है कि नहीं। तो अब यहाँ पे फ़ॉल्ट का प्रिडिक्ट करना या फ़ॉल्ट का होना मतलब ये पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करना है और फॉल्ट का ना होना मतलब वो नेगेटिव क्लास को उसका बिलोंग करना है। तो अब यहाँ पे यही कोशिश होगी कि अगर फॉल्ट है तो उसे आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, उसको पॉजिटिव हमारा मॉडल उसको लाजमी प्रिडिक्ट करे कि ये पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहा है। बेशक कुछ ऐसे प्लेन्स जो हैं जो कि पॉजिटिव क्लास को प्रिडिक्ट ना कर रहे हों लेकिन एहतियातन उन्हें भी पॉजिटिव कर दिया जाए तो ये टॉलरेबल है कि आप किसी सही प्लेन को ये कह दें कि जी इसमें फ़ॉल्ट है। ये टॉलरेबल है बजाय इसके कि किसी ऐसे प्लेन को जिसमें फ़ॉल्ट है उसे ये कह दिया जाए कि नहीं ये दुरुस्त है, वो टॉलरेट नहीं किया जा रहा होगा। तो इन दैट केस या इन सच सिचुएशंस और सच एप्लीकेशंस हम फिर ये चाहते हैं कि जो पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं सैम्पल्स, हमारा मॉडल जो है वो उन्हें लाजमी तौर पर पॉजिटिव ही कहे। यानी हमारे जो फॉल्स नेगेटिव्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। जितने कम से कम होंगे हमारी रिकॉल बढ़ेगी सिस्टम की और इन सच एप्लीकेशंस हमें हाई रिकॉल चाहिए होती है। तो यूँ कुछ एप्लीकेशंस में हम प्रिसिजन को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस में हम रिकॉल को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में किस पर्टिकुलर मेट्रिक को हम प्रेफर करते हैं। ट्रेडिंग ऑफ प्रिसिजन एंड रिकॉल, यहाँ हम इस स्लाइड में देखेंगे कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रिसिजन एंड रिकॉल। अगर आप प्रिसिजन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो रिकॉल कंप्रोमाइज़ होती है और अगर रिकॉल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रिसिजन जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लेकर के हम बात करेंगे जिसमें हमने देखा था कि हम सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी आउटपुट जो है वो 0 से 1 की रेंज में होती है और उसको हम प्रोबेबिलिटी भी कंसीडर करते हैं और वहाँ पे हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर लेते थे कि अगर थ्रेशोल्ड यूजुअली हम 0.5 पे रखते थे कि हम कहते थे कि जी अगर 0.5 या उससे ग्रेटर आंसर या जवाब है हाइपोथेसिस फंक्शन का तो हम कहेंगे कि हमारा सैंपल जो है वो 1 क्लास को बिलोंग करता है और अगर वो लेस दैन 0.5 है तो हमारा सैंपल जो है वो 0 क्लास को बिलोंग करता है। तो सपोज वी वांट टू प्रिडिक्ट y इक्वल्स टू 1 फॉर कैंसरस, यानी जो हमारी एग्जांपल थी जिसमें हम कैंसर डायग्नोस कर रहे थे उसी प्रॉब्लम को हम लेके चलेंगे और यहाँ मुराद यही ले रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को कैंसरस है तो मतलब वो क्लास 1 को या पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि तभी हम प्रिडिक्ट 1 करें जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, इफ़ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। यानी ये कॉन्फिडेंस हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कब हम कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ये प्रेडिक्ट करते वक्त कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है कि नहीं। तो उसके लिए एक आसान सा जवाब ये है कि ये जो थ्रेशोल्ड आपने यहाँ पे रखी हुई है इस थ्रेशोल्ड को आप इंक्रीज़ कर दें। यानी बजाय 0.5 के अगर आप कहें जी हमारा हाइपोथेसिस जो है वो 0.7 या उससे ऊपर आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो सैंपल है ये क्लास 1 को बिलोंग करता है।
ठीक है जी। तो ये क्या है कि अब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं ये कहने में, क्योंकि मैंने कहा था कि आउटपुट ऑफ sigmoid function may also be considered as probability in case of logistic regression, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी हम उतने ज़्यादा श्योर होंगे कि ये कहने में कि वो वन क्लास को बिलोंग कर रहा है सैम्पल। इसी तरह से अगर 0.7 की बजाय आप 0.8 कर देते हैं, 0.9 कर देते हैं, तो ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये इंक्रीज़ करता जाएगा। और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होने से मुराद ये है कि फिर हमारा मॉडल जिसको कहेगा कि ये कैंसरस पेशेंट है तो वो लाजमी तौर पर कैंसरस होगा। इन अदर वर्ड्स हमारा मॉडल जो है उसके फॉल्स नेगेटिव्स कम होते चले जाएंगे और फॉल्स ट्रू पॉजिटिव्स इंक्रीज़ होंगे, जिसके नतीजे में उसकी प्रिसीजन बढ़ेगी। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ये डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है इसको आप ऊपर करते चले जाएंगे, थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर उसमें ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे पॉजिटिव्स होंगे जो एक्चुअली, ऐसे पर्सन्स होंगे जो एक्चुअली कैंसरस थे, लेकिन उनके अगेंस्ट हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा था, हाइपोथेसिस का आउटपुट आ रहा था 0.6, 0.55, 0.65, और अगर थ्रेशोल्ड आपने 0.7 पे या 0.8 पे रखी हुई है तो मॉडल अब उन्हें क्या कहेगा कि वो कैंसरस नहीं है। तो इट मीन्स के कुछ पॉजिटिव्स ऐसे होंगे जिनको जो कैंसरस होंगे और हमारा मॉडल उन्हें कह रहा होगा कि वो कैंसरस नहीं है, तो नतीजे में रिकॉल गिर जाएगी। तो एक्चुअली अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हैं और आप प्रिसीजन इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर याद रखें कि प्रिसीजन तो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन नतीजे में आपकी जो रिकॉल है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी आपको हाई प्रिसीजन मिल रही होगी अगर आप जो ये कह लें कि अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल, लेकिन उसके नतीजे में हाई प्रिसीजन के नतीजे में आपको लो रिकॉल मिलेगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस यानी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ की है। उसके नतीजे में अब आप जिसको पॉजिटिव कह रहे हैं वो लाजमी तौर पर पॉजिटिव है लेकिन आप कुछ पॉजिटिव्स अब मिस भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आप यहाँ पे देखें कि सपोज वी वांट टू अवॉइड मिसिंग टू मैनी केसेस ऑफ कैंसर, आप नहीं चाह रहे कि काफ़ी सारे केसेस जो हैं जो जो एक्चुअली कैंसरस हैं पेशेंट्स, आप उन्हें मिस करें, तो फिर आपको ये थ्रेशोल्ड जो है इसको 0.5 से नीचे लेके आना होगा। लाइक आप कहते हैं कि जी मैं इसे 0.5 की बजाय या 0.7 की बजाय 0.3 कर देता हूँ या 0.25 कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? यानी तब मैं इसे y1 कहूँगा जब ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.3 हो जाए। तो अब क्या होगा? अब ये अमूमन कोशिश करेगा या इसके नतीजे में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव केसेस हैं वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा भी होगा कि कुछ नेगेटिव होंगे जो कि एक्चुअली नहीं होंगे कैंसरस, तो हमारा जो मॉडल है उन्हें कैंसरस कह रहा होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पर्सन जो कि कैंसरस नहीं है तो उसके लिए हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा हो 0.4, 0.45, तो ये उसे कैंसरस डिक्लेयर कर दें। तो अब इसके नतीजे में अब थोड़ा उलट होगा। अब आपको रिकॉल जो है वो तो आपको हाई मिलेगी, लेकिन आपकी जो प्रिसीजन है वो इसमें कह लें कि लो हो जाएगी। और उसकी वजह यही है कि आपके पास जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपने काफ़ी कम कर दिया है, और उसके नतीजे में अब आपके पास जो रिकॉल है वो तो हाई हो गई है, लेकिन आपकी जो प्रिसीजन है वो लो हो गई है। तो ये हम थ्रेशोल्ड से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम इसको प्लॉट करके देखें तो देखें, जब मुझे हाई रिकॉल, हाई प्रिसीजन चाहिए, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई तकरीबन 0.9 यानी 90% मुझे अगर चाहिए प्रिसीजन, तो हो सकता है कि फिर उसके बदले में मुझे जो यहाँ पे रिकॉल मिले वो शायद 0.1 यानी कोई 10% रिकॉल मिल रही हो। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर मैं जैसे जैसे मैं प्रिसीजन को डिक्रीज़ करता जाऊं वैसे वैसे मेरे पास रिकॉल जो है वो बढ़ती चली जाए। और यहाँ पे कहीं आके सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि 90% मेरे पास जो है
वो रिकॉल है, तो शायद यहाँ पे 10% मेरे पास प्रिसीजन रह जाए। ठीक है जी, तो यूँ आप समझ लें कि एक ट्रेड ऑफ सा हमें देखने को मिलेगा बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। और ये जो कर्व आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टोटली डिपेंड करती है एल्गोरिदम पे। लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो आपको कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व दे सकती है। जो न्यूरल नेटवर्क है उसके ज़रिए अगर क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं तो थोड़ी डिफरेंट कर्व हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है जी कि हम कौन सा अंडरलाइंग एल्गोरिदम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक एल्गोरिदम जो है वो आपको कुछ इस तरह की कर्व दे सकता है, एक और एल्गोरिदम जो है वो लेट से कि आपको कुछ इस तरह की कर्व दे सकता है। ठीक है जी, तो लेकिन ये बात दुरुस्त है या ये बात ज़रूरी है कि जब आप थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई करेंगे, लाइक मैं अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे सपोज़ अगर मैंने थ्रेशोल्ड जो है वो रखी हुई है 0.85 या 0.9, तो इतनी हाई थ्रेशोल्ड पर जाके मुझे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस काफ़ी मिल जाता है और जिसके नतीजे में प्रिसीजन ज़्यादा होती है, रिकॉल कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे अब थ्रेशोल्ड मैंने बहुत कम कर दी है, सपोज़ मैंने थ्रेशोल्ड कर दी है 0.15 और जिसके नतीजे में अब मुझे काफ़ी हाई रिकॉल मिल रही है, जबकि प्रिसीजन जो है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो यूँ हम इसके बीच एक ट्रेड ऑफ है। और अगेन अब हम आगे थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि फिर हमें कैसे पता चले कि किस पर्टिकुलर कह लें कि हमें एल्गोरिदम को चूज़ करना चाहिए, जबकि अगर हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं और हर एल्गोरिदम जो है वो एक डिफरेंट। नाउ लेट्स कंपेयर बोथ मैट्रिक्स फॉर डिफरेंट एल्गोरिदम्स। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जी, और एल्गोरिदम 1 में भी लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कोई इस तरह का एल्गोरिदम हमने यूज़ किया और उसके अगेंस्ट हमें जो प्रिसीजन मिली वो 0.5 थी और जो रिकॉल मिली वो 0.4 थी। फिर हमने एक सेकंड एल्गोरिदम यूज़ किया और उस सेकंड एल्गोरिदम ने हमें प्रिसीजन जो दी वो 0.7 थी और जो रिकॉल उससे हमें मिली वो 0.1 थी। और फिर हमने एक थर्ड एल्गोरिदम, एक ऐसा एल्गोरिदम यूज़ किया जो एक तरह का एक ऐसा एल्गोरिदम है जो सभी को कह लें कि कहता चला जा रहा है कि वो पॉजिटिव है, यानी कुछ इस तरह से है कि वो सभी को पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का मॉडल जो सभी को पॉजिटिव कह रहा है तो वो किसी भी पॉजिटिव को तो मिस नहीं करेगा, तो उसकी रिकॉल बड़ी हाई वैल्यू हमें देगी। तो इस वजह से हमारे पास रिकॉल आ गई 1। यानी ये एक इंटेलिजेंट एल्गोरिदम नहीं है, इसका सिर्फ ये काम है कि ये हर सैंपल के अगेंस्ट पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर देता है, रफली किसी एक सैंपल के अगेंस्ट, या इसने कहा कि जो है वो नेगेटिव है। तो इसकी प्रिसीजन सपोज बहुत लो है और इसकी रिकॉल बहुत हाई है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा वाला एल्गोरिदम हमें चूज़ करना चाहिए बाय लुकिंग एट दीज टू मैट्रिक्स। तो एक तरीका जो फ़ौरन से हमारे जहन में आता है वो ये है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स की एवरेज ले लें, यानी प्रिसीजन और रिकॉल जमा करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो एवरेज अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट एल्गोरिदम की एवरेज आ रही है 0.45, सेकंड एल्गोरिदम की एवरेज आ रही है 0.4, और वो जो डमी सा एक एल्गोरिदम था जिसमें आप मोस्टली बिना कोई इंटेलिजेंस यूज़ किए सिंपली आप उसे कह देते हैं कि जी पॉजिटिव है वो, तो अगर उसको देखें तो उसके लिए सबसे हाईएस्ट एवरेज आ रही है 0.51, जबकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा वे कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कर सकें और उस कंबाइंड वैल्यू पर फिर डिसीजन ले सकें कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास तो कौन सी ऑप्शन बेटर है। लेकिन कम से कम वो एवरेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह आपके सामने है। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक और कह लें फार्मूला है, एक वे है जिसे हम एफ मेयर या F1 स्कोर कहते हैं। उसके ज़रिए हम कंबाइन कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स की प्रेडिक्शंस या दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को, और हम फिर एक कंबाइंड रिज़ल्ट की बुनियाद पर डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन। तो F1 स्कोर या F स्कोर या F मेयर
बेसिकली एक अगेन एक एवरेज ही है, लेकिन ये हार्मोनिक मीन है ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। और इसको कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे गिवन है जी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम रिकॉल और प्रिसीजन को मल्टीप्लाई करके और 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर और उसको हम डिवाइड कर देंगे रिकॉल प्लस प्रिसीजन से। तो इसके अगेंस्ट हमें अगर तो हमारे पास प्रिसीजन भी ज़ीरो है किसी एक एल्गोरिदम की और रिकॉल भी ज़ीरो है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस स्कोर हमें मिलेगी जो कि ज़ीरो होगी। और अगर प्रिसीजन भी 1 है यानी मैक्सिमम है और रिकॉल भी 1 है यानी कि मैक्सिमम है, तो ये स्कोर एफ स्कोर की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी 1। यानी ये जो एफ स्कोर है इसकी रेंज अगेन 0 to 1 है, और जितना ये 1 के करीब होगा उतना ही ये बेटर कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर दोनों मैट्रिक्स जो हैं किसी एल्गोरिदम के लिए बहुत कम हैं तो एफ स्कोर भी कम आएगा, और अगर दोनों काफ़ी हाई हैं तो आपके पास एफ स्कोर जो है वो भी हाई आएगा। तो ये एक सिंपल एवरेज नहीं है, लिहाजा इसके मुताबिक अगर हम उसी एग्ज़ाम्पल को देखें तो फिर हमारे पास किस तरह के रिज़ल्ट्स आएंगे। ओके, ये वही एग्ज़ाम्पल है जी जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे थे, और अगर इसके ऊपर मैं ये वाला फार्मूला जो कि F1 स्कोर का फार्मूला है वो अप्लाई करूं, तो अब आप लास्ट कॉलम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास अब फाइनल F स्कोर क्या है, और उसे हम कंपेयर कर सकते हैं विद एवरेज। तो जब हम लास्ट एल्गोरिदम जो कि एक इंटेलिजेंट एल्गोरिदम नहीं था उसके साथ इसे कंपेयर करेंगे तो उसमें एवरेज काफ़ी हाई थी 0.51, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि वो जो एवरेज या जो हार्मोनिक मीन है वो कम हो के कितनी स्मॉल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू F1 स्कोर हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है या बेस्ट चॉइस है वो एल्गोरिदम 1 है, क्योंकि अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर हमारे पास प्रिसीजन भी काफ़ी बेटर है और रिकॉल भी काफ़ी बेटर है, दोनों करीब करीब हैं। सेकंड एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो उसमें ऑल्दो हमारे पास प्रिसीजन काफ़ी हाई है लेकिन रिकॉल उसमें बहुत लो है, जिसकी वजह से उसका हार्मोनिक मीन जो है वो काफ़ी कम आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो लिहाजा ये हमारे पास एक मेट्रिक है जी F1 एफ मेयर या F1 स्कोर, जिसको हम यूज़ करते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच एल्गोरिदम इज़ बेटर। तो इसके यानी रिकॉल है हमारे पास, एक्यूरेसी है, एफ स्कोर है, और इन मैट्रिक्स की मदद से अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए। वन मोर थिंग के थ्रेशोल्ड को हम फिर किस तरह से ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड पे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि थ्रेशोल्ड को फिर हम फाइनली कैसे फाइंड करें कि उसके लिए बेस्ट वैल्यू हमें क्या रखनी है। तो उसके लिए एक तरीका वही हो सकता है जो हमने मॉडल सिलेक्शन के लिए यूज़ किया, या हमने रेगुलराइजेशन पैरामीटर की वैल्यू ट्यून करने के लिए यूज़ किया, कि हम क्या करें कि अपने डेटा सेट को डिवाइड करें इन थ्री सबसेट्स, और एक को हम ट्रेनिंग कह दें, और हम मल्टीपल थ्रेशोल्ड्स के साथ जो है वो इस मेयर को कंप्यूट करें, और फिर उसे क्रॉस वैलिडेशन सेट के लिए की मदद से वैलिडेट करते हुए फाइनली हम डिसाइड करें कि किस थ्रेशोल्ड के ऊपर हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। Finally, there is one more metric called specificity, जिसमें हम ये कंप्यूट करते हैं कि टोटल नेगेटिव क्लास को बिलोंग करने वाले सैम्पल्स में से कितनों को करेक्टली हमारे मॉडल ने आइडेंटिफाई किया है या प्रिडिक्ट किया है। यानी ये थोड़ा सा रिकॉल के हम इसे उलट कंसिडर करते हैं कि ऑफ ऑल दी पीपल हु आर हेल्दी, अब कैंसरस पेशेंट्स, कैंसरस लोगों की बात नहीं हो रही जो कि कैंसरस नहीं है, यानी ऑफ ऑल द पीपल हु आर नॉन कैंसरस, हाउ मैनी ऑफ दोज डिड वी करेक्टली प्रेडिक्ट। तो इसके लिए हम जैसे कि रिकॉल में हम ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करते थे तो एक्चुअल पॉजिटिव्स के साथ, अब हम ट्रू नेगेटिव को डिवाइड करेंगे एक्चुअल नेगेटिव्स के साथ, यानी कि इन दोनों कॉलम्स के सम के साथ। तो ये एक डिफरेंस है। यू कैन सी द फॉर्मूला स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और in some situations or applications we may use this particular। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जी, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं इन चीज़ों को,
कि एक्यूरेसी इज़ अ ग्रेट मेजर बट ओनली व्हेन यू हैव सिमेट्रिक डेटा सेट। ठीक है जी, फॉल्स नेगेटिव्स एंड फॉल्स पॉजिटिव्स काउंट्स आर क्लोज। तो जब हमारे जो जिनको हम नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो फॉल्स हैं, और जिनको हम पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो फॉल्स हैं, उनका काउंट जो है वो करीब है एक दूसरे के, बहुत बड़ा डिफरेंस उनमें नहीं है, तो एक्यूरेसी में बी अ गुड मेजर। इसके अलावा इफ़ द कॉस्ट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स आर डिफरेंट देन F1 इज़ योर सेवियर। ठीक है जी, F1 इज़ बेस्ट इफ़ यू हैव एन अनइवन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमारी जो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है और जो फॉल्स पॉजिटिव हैं या फॉल्स नेगेटिव्स हैं वो उनमें काफ़ी डिफरेंस है, तो फिर हम F1 को वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रिसीजन इज़ हाउ श्योर यू आर ऑफ योर ट्रू पॉजिटिव्स, कि जिनको आप पॉजिटिव कह रहे हैं आप उसके बारे में कितना श्योर हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं। वाइल्स्ट रिकॉल इज़ हाउ श्योर यू आर दैट यू आर नॉट मिसिंग एनी पॉजिटिव, और रिकॉल इस बात को श्योर करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप कोई भी पॉजिटिव मिस नहीं कर रहे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, एप्लीकेशन पर, कि किसको हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ऐसा भी हम बाज़-औक़ात देख रहे होते हैं। चूज़ रिकॉल इफ़ द अकरेंस ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स इज़ इनटॉलरेबल, यानी जब हम इस बात को इनटॉलरेट कर, हमारी एप्लीकेशन जो है वो कुछ इस नेचर की है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी नेगेटिव जो है उसको हम फॉल्सली, यानी उसको हम फॉल्स प्रिडिक्ट करें। एक और इस तरह से चूज़ प्रिसीजन इफ़ यू वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट ऑफ योर ट्रू पॉजिटिव्स, और प्रिसीजन तब यूज़ करें जब आप चाह रहे हैं कि आप कोई भी जिसको आप पॉजिटिव कह दें वो पॉजिटिव ही हो। यानी रिकॉल आप तब रिकॉल जो है उसको हम चूज़ करते हैं जब हम कोई पॉजिटिव मिस नहीं करना चाह रहे होते, और प्रिसीजन हम चूज़ करते हैं जब हम जिसको पॉजिटिव कह रहे हैं हम चाह रहे होते हैं कि वो वाकई में पॉजिटिव हो। तो choose specificity if you want to cover all true negatives, meaning you don't want any false alarms, यानी आप नहीं चाहते कि कोई भी false alarm जो है वो जनरेट हो। तो ये कुछ कह लें कि केसेस हैं या सिचुएशंस हैं जिनमें हम किस मेट्रिक को यूज़ करते हैं या प्रेफर करते हैं, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कुछ परफॉर्मेंस एवोल्यूशन मैट्रिक्स पर या एरर मैट्रिक्स पर, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करते हैं अपने एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि कौन सा एल्गोरिदम किस सिचुएशन में बेटर है या किस एल्गोरिदम को किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। तो ये हमारा एक सिंपल सा लेक्चर था जी, जिसके अंदर हमने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डिस्कस किया। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।